नमस्कार और पैनम की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुज़ैन कॉलिंस की नई किताब सनराइज ऑन द रीपिंग उसके पन्नों में गहरे उतर रहे हैं। जी हाँ, ये कहानी हमें हंगर गेम्स की जो ओरिजिनल त्रयी है उससे 24 साल पीछे ले जाती है। बिल्कुल। और फोकस में कौन है? डिस्ट्रिक्ट 12 का वो दूसरा विजेता जिसे हम सब जानते हैं, हैमिच एबनेथी। हाँ, वही हैमिच जो कैटनिस और पीटा का मेंटोर बना, थोड़ा सनकी, शराबी। हाँ, पर सवाल हमेशा से था कि भाई वो ऐसा बना क्यों? मतलब कोई तो वजह होगी। और ये किताब उसी क्यों का जवाब देने की कोशिश करती है ना? सही कहा। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बताती है कि हैमिच की जीत सिर्फ जीत नहीं थी, उसमें बहुत कुछ खोया था उसने। एक भयानक सफर था वो। बिल्कुल। तो आज हम उसी को खंगालेंगे। ये किताब हमें ले जाती है 50वें हंगर गेम्स में। यानी दूसरा क्वार्टर क्वेल। हाँ, दूसरा क्वार्टर क्वेल। और ये सिर्फ हैमिच की जीत की कहानी नहीं है, ये उस कीमत की कहानी है जो उसने चुकाई, मतलब बहुत भारी कीमत। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि हैमिच के साथ क्या हुआ था, वो जीता कैसे, क्या खोया और वो बदला कैसे। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है डिस्ट्रिक्ट 12 से। हैमिच का 16वां जन्मदिन है। अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहता है वो। एक आम सी थोड़ी बेरंग जिंदगी। हाँ, डिस्ट्रिक्ट 12 में जिंदगी आसान तो नहीं थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण थी, उसकी प्रेमिका लेनोर। और हैमिच खुद कैसा था? मतलब लोग उसे कैसे जानते थे? वो अपनी हाजिर जवाबी, थोड़े मजाकिया अंदाज के लिए जाना जाता था। उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी, लुएला मैकॉय, जिसे लुलू कहते थे। तो सब ठीक चल रहा था डिस्ट्रिक्ट 12 के हिसाब से, लेकिन फिर? हाँ, फिर उसी साल कैपिटल ने एक बम गिराया, दूसरे क्वार्टर क्वेल के नियम। और क्वार्टर क्वेल तो हमेशा ज्यादा खतरनाक होते हैं। बिल्कुल, हर 25 साल पर कुछ खास, कुछ ज्यादा क्रूर। इस बार का नियम था हर डिस्ट्रिक्ट से 2 नहीं, 4 ट्रिब्यूट। 4? मतलब 24 की जगह 48 बच्चे, दुगने। हाँ, प्रेसिडेंट स्नो ने कहा कि ये कैपिटल की असीम शक्ति याद दिलाने के लिए है, पर असल में ये डर फैलाने का एक और तरीका था। सोचिए, बच्चों के चुने जाने की संभावना सीधी डबल हो गई। और फिर आया रीपिंग का दिन, वो तो भयानक रहा होगा। बहुत भयानक। एक चुना गया लड़का भागने की कोशिश करता है और पीसकीपर उसे वहीं गोली मार देते हैं, सबके सामने। हाँ, माहौल में एकदम दहशत फैल गई और उसी खौफ के बीच नाम पुकारा जाता है हैमिच एबरनेथी। ओह, तो वो चुना गया डिस्ट्रिक्ट 12 के 4 लोगों में से एक। जी, उसके साथ थे वाइट कैलो, जो थोड़ा जुआरी किस्म का था, लुएला मैकॉय, हैमिच की दोस्त लुलू। हाँ, लेकिन यहाँ एक भयानक ट्विस्ट है। बाद में पता चलता है कि कैपिटल ने असल लुलू को मार दिया था और उसकी जगह एक बॉडी डबल भेज दिया था, एक नकली लुलू। क्या? ये तो बहुत ही घिनौना है। हाँ, कैपिटल की क्रूरता का एक और उदाहरण। और चौथी थी मेजिली डोनर। मेजिली डोनर, ये नाम सुना हुआ लगता है। हाँ, ये वही लड़की है जिसके पास वो मोकिंजे पिन था जो सालों बाद कैटनिस को मिला। अच्छा, तो वो पिन मेजिली का था। वाह, तो हैमिच को इस खूनी खेल में खींच लिया गया। बिल्कुल, वो जाना नहीं चाहता था। उसने लेनोर से वादा किया कि वो वापस आएगा, एक ऐसा वादा जो शायद उसे खुद भी नामुमकिन लग रहा था। फिर वो कैपिटल पहुंचता है। वहां का माहौल कैसा था उसके लिए? एकदम अलग। डिस्ट्रिक्ट 12 की गरीबी के बाद कैपिटल की वो चमक दमक, वो दौलत, तरह तरह के खाने, वो चौंधिया गया होगा। हाँ, लेकिन उसे वो क्रूर सच्चाई भी दिखी होगी, गेम्स को लेकर जो जुनून था कैपिटल में। बिल्कुल, वो जल्दी समझ गया कि ये चमक दमक सिर्फ दिखावा है। ट्रेनिंग सेंटर में उसने दूसरे ट्रिब्यूट्स को देखा। क्या देखा उसने? डिस्ट्रिक्ट 1 और 2 के करियर ट्रिब्यूट्स। वो तो पूरी तरह तैयार थे, आत्मविश्वास से भरे हुए, जैसे वो इसी के लिए पैदा हुए हों। और बाकी? बाकी ज्यादातर बच्चे डरे हुए थे, सहमे हुए। और यहीं कैपिटल अपना खेल खेलता है, नैरेटिव बनाने का। मतलब कहानी गढ़ने का? हाँ, वो हर बच्चे की एक कहानी बनाते हैं, किसी को हीरो, किसी को विलेन, किसी को बेचारा शिकार, ताकि दर्शकों को बांधे रख सके, स्पॉन्सरशिप मिले। और एमिच ने क्या किया? वो करियर से लड़ तो सकता नहीं था शायद। उसने अपना दिमाग चलाया। उसे पता था सीधी लड़ाई मुश्किल है, तो उसने अपनी हाजिर जवाबी, अपने व्यंग्य का इस्तेमाल किया। ट्रेनिंग की जगह इंटरव्यू पे फोकस। हाँ, एक तरह से दर्शकों को लुभाने की कोशिश की, स्पॉन्सरशिप जीतने की। ये उसकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी शुरू में।
सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम का फायदा उठाना। लेकिन ये क्वार्टर क्वेल था। अरीना भी तो खतरनाक होगा। बहुत खतरनाक। इस बार अरीना बहुत बड़ा था। जंगल, पहाड़ और हर जगह छिपे हुए मैकेनिकल जाल, ऊपर से 48 ट्रिब्यूट्स। तय था कि खून खराबा भयानक होगा। गेम शुरू होते ही क्या हुआ? कॉर्निकोपिया पर। वही जो हमेशा होता है, पर इस बार बहुत बड़े स्केल पर। कॉर्निकोपिया एक कत्लगाह बन गया। मिनटों में दर्जनों बच्चे मारे गए। एमएच ने क्या किया? वो चालाक था। वो सीधी लड़ाई से बचा, चुपके से कुछ सामान लिया और जंगल में निकल गया। उसे समझ आ गया था कि यहाँ टिकना है तो दिमाग से काम लेना होगा, ताकत से नहीं। और फिर उसने वो किया जिसकी उम्मीद नहीं थी, गठबंधन बनाया। हाँ, लेकिन कैरियर पैक के साथ नहीं। उसने कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बाहरी समझे जाने वाले बच्चों के साथ ग्रुप बनाया। वो खुद को न्यू कमर्स कहते थे। अच्छा, कौन कौन थे उसमें? एक खास लड़का था, एम्पर्ट लेटियर। अम्पर्ट, ये नाम? हाँ, ये बीटी का बेटा था। वही बीटी जो टेक्नोलॉजी में माहिर था, जिसे हम कैचिंग फायर से जानते हैं। ओह अच्छा, बीटी का बेटा, तो वो भी होशियार होगा। बहुत। एम्पर्ट ने ही हेमिज को अरीना की असलियत समझाई। क्या असलियत? कि ये कोई असली जंगल नहीं है, ये पूरी एक विशाल मशीन है जिसे गेम मेकर्स कंट्रोल करते हैं। मौसम, जानवर, जमीन, सब कुछ एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है। बाप रे, ये जानकारी तो सब कुछ बदल देती है। बिल्कुल, ये हेमिज के लिए गेम चेंजर थी। और उनका ये गठबंधन सिर्फ बचने का तरीका नहीं था, ये कैपिटल की नीति के खिलाफ एक खामोश विद्रोह जैसा था कि देखो हम मिलकर भी रह सकते हैं। लेकिन कैपिटल को ये पसंद नहीं आया होगा। ये उनके शो के खिलाफ चाह रहा था। बिल्कुल नहीं, उन्हें लगा ये उनके कंट्रोल को चुनौती है, तो उन्होंने शिकंजा कसा, अरीना में खतरे और बढ़ा दिए। और फिर हेमिज के साथ ही? हाँ, एक एक करके मारे जाने लगे। लुलू मारी गई और उसकी जगह वो नकली बॉडी डबल आ गई। सोचिए हेमिज के लिए ये कितना भयानक रहा होगा, अपनी दोस्त की शक्ल में किसी बेजान चीज को देखना। उफ, ये तो मानसिक टॉर्चर है। कैपिटल यही तो करता था, शायद हेमिज को तोड़ने के लिए। और एम्पोर्ट का क्या हुआ? बीटी का बेटा? के लिए वो कामयाब भी हुआ, लेकिन मारा गया। हाँ, उसने खुद को कुर्बान कर दिया, शायद हेमिज को बचाने के लिए। ओह, ये तो बहुत दुखद है। और फिर मैजिली डोनर बची थी। फेल हो गई। वो हेमिज की बाहों में मर गई। नहीं, लेकिन मरने से ठीक पहले उसने हेमिज को वो मॉकिंगजे पिन दिया। वही पिन वही पिन जो बाद में कैटनिस तक पहुंचा। हाँ, वही। मेजिली की मौत ने हेमिज को जैसे अंदर तक तोड़ दिया। समझ सकता हूँ, अपने लगभग सभी साथियों को खो देना। लेकिन शायद इसी दर्द और गुस्से ने उसे एक नई ताकत दी। अब उसे सिर्फ जिंदा नहीं रहना था, उसे कैपिटल को चोट पहुंचानी थी। उसे एम्पर्ट की बात याद थी, ये अरीना एक मशीन है और मशीनें तोड़ी जा सकती हैं। तब वो अकेला था, दुखी था, लेकिन उसके पास एक मकसद था। उसने क्या किया? उसने अरीना के साथ खेलना शुरू कर दिया, जानबूझकर। वो पर्यावरण से छेड़छाड़ करने लगा, गेम मेकर्स के नियमों को तोड़ने लगा। जैसे कि? जैसे फोर्स फील्ड का इस्तेमाल हथियार की तरह करना। वो गेम मेकर्स को चुनौती दे रहा था, उनकी सीमाओं को परख रहा था। दर्शक भी ये देख रहे थे, लेकिन अब हेमिज को परवाह नहीं थी। वो दिखा रहा था कि कैपिटल की बनाई दुनिया उतनी भी परफेक्ट नहीं है। सही कहा, ये एक तरह की अवज्ञा थी। क्या ये पूरी तरह सोचा समझा विद्रोह था या हताशा? शायद दोनों। हाँ, कह सकते हैं, पर यह कैपिटल के लिए बड़ा अपमान था। उनकी अजेय शक्ति की पोल खुल रही थी। बिल्कुल, ये कैटनिस के बेरी वाले विद्रोह का एक तरह से प्रीक्वल था। हेमिज ने अनजाने में ही सही एक रास्ता दिखा दिया था। और फिर आया फाइनल मुकाबला। हाँ, हेमिज और डिस्ट्रिक्ट 1 की करियर ट्रिब्यूट सिल्का, शार्प। लड़ाई बहुत क्रूर थी। हेमिज ने उसे कैसे हराया? फिर से दिमाग से? हाँ, उसने सिल्का को अरीना के किनारे फोर्स फील्ड के पास फंसाया। फिर उसने फोर्स फील्ड का इस्तेमाल किया। कुछ स्रोत कहते हैं उसने पत्थर फेंका जो फोर्स फील्ड से टकराकर सिल्का को लगा। कुछ कहते हैं उसने फोर्स फील्ड को ही हथियार बना लिया, ये जानते हुए कि वो चीजों को वापस फेंकता है। किसी भी तरह सिल्का मारी गई। और हेमिज एबरनैथी 50वें हंगर गेम्स का विजेता बना। विजेता? लेकिन क्या वो खुद को विजेता महसूस कर रहा था? नहीं, स्रोत सामग्री कहती है ये जीत नहीं, जीवित बचना था, और ऐसी उत्तरजीविता जिसने कैपिटल को बहुत नाराज कर दिया था। हेमिज को कोई खुशी नहीं थी, उसे सिर्फ लाशें दिख रही थीं, खोए हुए दोस्त, भयानक यादें। पायरेहिक विक्ट्री, जिसमें नुकसान जीत से ज्यादा हो। बिल्कुल,
उसने गेम जीत लिया, पर शायद अपनी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा वहीं अरीना में छोड़ आया। और जब वो डिस्ट्रिक्ट 12 लौटा, क्या उसे थोड़ी राहत मिली? राहत? कैपिटल उसे राहत कैसे दे सकता था? प्रेसिडेंट स्नो भूला नहीं था कि हेमिच ने अरीना में क्या किया था। उसने कैपिटल के सिस्टम को चुनौती दी थी। तो स्नो ने बदला लिया? हाँ, और बहुत क्रूर बदला लिया। हेमिच के परिवार का घर जला दिया गया। नहीं, उसकी माँ और भाई दोनों मारे गए। हे भगवान! और लेनोर, उसकी प्रेमिका? लेनोर को कैपिटल की तरफ से गिफ्ट में मिली किसी मीठी चीज में जहर देकर मार दिया गया। जहर देकर? हाँ, वो हेमिच की बाहों में मर गई। लेकिन मरने से पहले उसने हेमिच से एक वादा लिया। क्या वादा? कि वो जिएगा और एक दिन कैपिटल को गिराने में मदद करेगा। ये तो सोच से भी परे है। जीत की ऐसी भयानक कीमत। बिल्कुल, कैपिटल का मैसेज साफ था, हमें चुनौती दोगे तो हम तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। ये सिर्फ हेमिच के लिए सजा नहीं थी, ये आने वाले हर विजेता के लिए चेतावनी थी। इसके बाद हेमिच का क्या हुआ, ये तो हम जानते हैं। वो शराब में डूब गया। हाँ, वो दर्द, वो अपराध बोध, वो ट्रॉमा, उससे बचने के लिए उसने शराब का सहारा लिया। और कैपिटल ने उसकी पीड़ा कम नहीं होने दी। उसे मेंटर बनाया गया। हाँ, हर साल डिस्ट्रिक्ट 12 के नए ट्रिब्यूट्स का मेंटर, उन बच्चों को ट्रेनिंग देना जिन्हें वो जानता था कि मौत के मुंह में भेजा जा रहा है। हर साल 2 और लाशों का बोझ, हर मौत उसके पुराने जख्म खुरेद देती थी। वो एक जीता जागता रिमाइंडर बन गया कैपिटल की क्रूरता का। सही कहा। उसकी चतुराई, जिसने उसे बचाया था, वही उसके लिए अभिशाप बन गई। उसकी अवज्ञा ने उसे निशाना बना दिया था। वो कड़वाहट में जीता रहा। लिनोर, लूलू, मेजीली, एम्पर्ट और उन सब बच्चों की यादें जिन्हें वो बचा नहीं सका। बाहर से वो एक शराबी सन की मेंटर था, अंदर से एक टूटा हुआ इंसान। एक ऐसा इंसान जिसे भयानक ट्रॉमा से गुजरना पड़ा और जिसे कभी उभरने का मौका ही नहीं मिला। किताब का अंत हमें दशकों बाद के हेमिच से मिलाता है। बूढ़ा, थका हुआ शराबी, लेकिन एक चीज है, वो हंस पालता है। हाँ, लेनोर की याद में। शायद ये उसका तरीका था उस वादे को याद रखने का, या लेनोर के सादे जीवन के लिए जो प्यार था उसे जिंदा रखने का। और फिर उसकी जिंदगी में कैटनिस और पीटा आते हैं। हाँ, शुरू में वो हिचकाता है। शायद उसे उनमें वो बच्चे दिखते हैं जिन्हें वो खो चुका था, जिन्हें वो बचा नहीं पाया था। लेकिन इन्हीं के जरिए उसे मौका मिलता है लेनोर से किया वादा निभाने का। बिल्कुल। कैटनिस और पीटा अनजाने में विद्रोह की चिंगारी जलाते हैं और हेमिच इतना टूटा हुआ होने के बावजूद अपना वादा निभाता है। वो पर्दे के पीछे से मदद करता है। हाँ, विद्रोह की योजना बनाने में, डिस्ट्रिक्ट 13 से संपर्क साधने में और आखिर में कैपिटल के पतन में उसकी भूमिका बहुत अहम थी। उसकी कहानी जो सिर्फ दर्द की लगती थी, वो प्रतिरोध और विरासत की कहानी बन जाती है। वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं रहता, वो एक दुखद लेकिन नायक बन जाता है। एक बहुत जटिल नायक। इस पूरे कहानी से कई अहम बातें निकलती हैं। जाहिर है, ट्रॉमा और सर्वाइवल। हेमिच दिखाता है कि गेम्स जीतना कोई इनाम नहीं, बल्कि जिंदगी भर का जख्म है। हाँ, और कैपिटल का प्रोपेगेंडा और कंट्रोल, कैसे वो सच्चाई को तोड़ते मरोड़ते हैं। लूलू का बॉडी डबल, ये दिखाता है कि सत्ता के लिए नैरेटिव कितना जरूरी है। कहानी गढ़ना। प्रेम और हानि भी है। लेनोर की मौत उसे तोड़ती है, पर वही उसे एक मकसद भी देती है। और अवज्ञा, हेमिच का अरीना में सिस्टम को चैलेंज करना। हाँ, वो दिखाता है कि विद्रोह कहीं से भी शुरू हो सकता है। और वो मॉकिंगजेपिन, मेजली से हेमिच फिर कैटनिस तक, वो पीढ़ियों तक चलने वाले प्रतिरोध का प्रतीक बन जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हेमिच की 50वें हंगर गेम्स में जीत नहीं थी। वो एक गहरा घाव था जिसने उसे बनाया और जिसने अनजाने में पैनम का भविष्य भी तय किया। ये किताब उसके कैरेक्टर को वो गहराई देती है जो हमें पहले नहीं पता थी। बिल्कुल। और ये जानकारी हमें ओरिजिनल त्रयी को भी एक नए नज़रिए से देखने में मदद करती है। ये याद दिलाती है कि सर्वाइवल की कीमत होती है और विद्रोह अक्सर दर्द और नुकसान से पैदा होता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सत्ता, ट्रॉमा और इंसान के जज्बे पर सोचने को मजबूर करती है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। पैनम में, या शायद कहानियों से परे भी, कितने और विजेता होंगे जो हेमिच की तरह अपनी जीत का बोझ ढो रहे हैं, उन सिस्टम्स द्वारा तोड़े गए जिनसे वो बच निकले। असल में जीत का मतलब ही क्या है, जब कीमत सब कुछ हो?